हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से तैमूर के आक्रमण के विषय में बात की थी तथा तैमूर का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था और किस प्रकार वह बाध्य हुआ था भारत पर आक्रमण करने के लिए, उसकी चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से तैमूर आक्रमण के क्या कारण रहे थे तथा उसने भारत पर जब आक्रमण किया था तो किस प्रकार भारत के कितने क्षेत्रों में लूटपाट मचाई थी तथा उसके आक्रमण के भारत पे क्या दूरगामी प्रभाव हुए थे, इसकी चर्चा आप लोगों से इस वीडियो में करूंगी। यहाँ पे यदि हम तैमूर के विषय में बात करते हैं या उसके आक्रमण के विषय में, तो इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही थी या क्या ऐसी परिस्थितियां उस समय उत्पन्न हुई थी जिसके कारण उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यह देखना होगा या इस चीज की चर्चा करनी होगी कि तैमूर जो है वह साम्राज्य विस्तार पे बहुत अधिक विश्वास रखता था। कई इतिहासकारों का मानना है कि तैमूर के आक्रमण का मूल जो कारण रहा था वह साम्राज्य विस्तार ही रहा था। उसका यह मानना था कि भारत पर विजय प्राप्त करके फारस की शान में वह चार चांद लगा सकेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा था तैमूर का, वह रहा था धन संपत्ति को उसका बढ़ाना या अर्जित करना। तैमूर के विषय में यदि हम बात करते हैं तो उसका जो लालसा रहा था भारत पर आक्रमण करने का, वह धन संपत्ति को प्राप्त करने का रहा था और इसी उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण भी किया था। यहाँ हम लोगों को यह ध्यान देना होगा कि भारत आक्रमण को सही ठहराया गया था उसके द्वारा और यह बताया गया था कि भारत का वार्षिक राजस्व 6 अरब रुपये है और यहाँ पे यदि वह आक्रमण करेगा तो उसे बहुत अधिक संख्या में धन संपत्ति अर्जित की जा सकेगी। नेक्स्ट जो अन्य उसका उद्देश्य रहा था भारत पर आक्रमण का, वह रहा था धार्मिक क्रूरता का या धार्मिक प्रचार प्रसार का। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का आक्रमण का उसका मुख्य उद्देश्य काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना, पैगंबर के आज्ञा अनुसार जो सच्चा धर्म अनुसरण करने वाले जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, उनका यही उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से ज़्यादा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और इसी उद्देश्य से उसने जिहाद की भी घोषणा की थी। चौथा जो उसका उद्देश्य रहा था तैमूर का भारत पे आक्रमण का, वह रहा था अपने पोते का उसके द्वारा सहायता करना। कुछ इतिहासकारों का मत है कि तैमूर ने अपने पोते की सहायता की दृष्टि से भी भारत पर आक्रमण किया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि क्या ऐसा परिस्थिति रहा था भारत का कि जिस वजह से तैमूर इतना आसानी से भारत पर आक्रमण कर सका था, तो यहाँ सबसे उल्लेखनीय यह देखने को मिलता है तर्क कि भारत में जो उस समय तुगलक शासन चल रहा था, उसके जितने भी उत्तराधिकारी रहे थे वो अयोग्य रहे थे, जिसके वजह से तैमूर भारत पर उस समय आक्रमण करने का सोचा। अब जैसा कि हम जानते हैं और या जितने भी इतिहास के विद्यार्थी हैं ये भली भांति इससे परिचित हैं कि कभी भी किसी भी देश में यदि उसकी शक्ति को बनाए रखना है या किसी आक्रमण को रोकना है तो केंद्र शक्ति का बहुत अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक होता है। परंतु जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा, फिरोज शाह तुगलक के बाद ही जितने भी उसके उत्तराधिकारी रहे थे तुगलक वंश के, वो अयोग्य रहे थे। कमजोर में जो केंद्र शक्ति जो रही थी वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, जिस वजह से तैमूर को ये बहुत अच्छा एक मौका मिला कि वह भारत पर आक्रमण कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा और करते हैं कि तैमूर का आक्रमण क्यों भारत पे हुआ था, तो ये यहाँ पे समझा जा सकता है कि तैमूर जो है वह अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाह रहा था। उसका उद्देश्य भले ही ये रहा हो कि वह भारत पर धन संपत्ति अर्जित करना चाह रहा हो या साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा हो, परंतु फिर भी हमें यह देखने को मिलता है कि तैमूर शक्ति में अपनी बढ़ोतरी करना चाह रहा था ताकि जहां से वो आता था वहां भी उसका लोहा लोग मान सकें। आगे यदि हम यहाँ पे तैमूर के भारत आक्रमण के विषय में बात करते हैं तो अप्रैल 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए समरकंद से प्रस्थान किया था। अक्टूबर 1398 में तैमूर ने तालंबा पहुंचकर, जो मुल्तान से लगभग 75 मील दूर उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, वहां क्रूरता का परिचय देते हुए भयानक लूटपाट को अंजाम दिया था। इसके बाद तैमूर पाकपटन, दीपालपुर, भटनेर, सिरसा तथा कैथल को अपनी सेना के साथ रौंदते हुए दिल्ली की ओर बढ़ा था, जहां पे उसने भयंकर लूटपाट मचाया था।
आगे यदि हम चर्चा करते हैं तैमूर के आक्रमण के विषय में, तो 7 दिसंबर 1398 को दिल्ली से 6 मील की दूरी पर जहांनुमा पहुंचा था वह, जहां पे आतंक को फैलाने के लिए और भयंकर कत्लेआम को भी उसने अंजाम दिया था। साथ ही साथ हमें यह देखने को मिलता है कि तैमूर के भारत आक्रमण के संदर्भ में हमें यह देखने को मिलता है या यह जानकारी मिलती है कि तैमूर के सरदार और आमिर का पूर्ण समर्थन उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्राप्त नहीं था। फिर भी उसने भारत पर आक्रमण करने का सोचा था, किंतु यहाँ पर तैमूर ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने भारत आक्रमण के उद्देश्य को धार्मिक रंग देते हुए यह प्रचारित किया था कि वह इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा को समाप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण करना चाहता है। तैमूर के इस विचारधारा से जो आमिर और सरदार पूर्व में उसे उसके भारत पर आक्रमण का समर्थन नहीं कर रहे थे, वह भी भारत पर उसके आक्रमण को समर्थन देने के लिए तत्पर हो गए थे। इतिहासकारों का यह भी मत है कि वास्तव में तैमूर भारत की समृद्धि और धन दौलत से बहुत अधिक प्रभावित था और वह भारत की संपदा, धन और दौलत को लूट लेना चाहता था और इसीलिए उसके द्वारा इस्लाम धर्म के प्रचार और मूर्ति पूजा के विरोध का दिखावा किया गया था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत फिरोज शाह के निर्बल उत्तराधिकारियों के अधीन रहा था, जिसमें कि हमें यह देखने को मिलता है कि जो शासन व्यवस्था रही थी वह बहुत अधिक कमजोर हो गई थी। आगे यहाँ पे हम यदि और चर्चा करते हैं तैमूर के आक्रमण के विषय में, तो तैमूर ने इसे एक राजनीतिक सुअवसर ही समझा था और भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसने दिल्ली पहुंचने के साथ ही साथ आतंक फैलाने के लिए 1 लाख हिंदू कैदियों का कत्ल भी किया था। तैमूर की सेना से मुकाबला करने के लिए तुगलक सुल्तान महमूद ने एक विशाल सेना की व्यवस्था की थी, जिस सेना में 10,000 अश्वारोही, 40,000 पैदल सेना तथा 120 हाथी थे और उसे लेकर वह पानीपत पहुंच गया था। इस युद्ध में पराजित होकर के सुल्तान महमूद गुजरात भाग गया था और वही उसका वजीर मल्लू इकबाल बारन में जाकर छिप गया था। इससे पहले हम यह देखते हैं कि इस युद्ध में तैमूर ने सुल्तान महमूद को हराकर अपने भारत आक्रमण की सफलता जो है वह दर्ज की थी या सफलता अर्जित कर ली थी। यहाँ पे हम यह देखते हैं कि सुल्तान महमूद जो है वह पराजित होकर के गुजरात भाग गया था तथा उसका जो वजीर था मल्लू इकबाल वह बारन में जाकर छिप गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद में भी हम यह देखते हैं कि विजय प्राप्त करने के पश्चात तैमूर अगले दिन दिल्ली में प्रवेश कर गया था और वहां 5 दिनों तक दिल्ली शहर में लूटपाट को अंजाम दिया था। तैमूर का उद्देश्य भारत में लूट मार ही करना था, न कि भारत पर राज करना, और यही कारण है कि दिल्ली में लूट मार करने के 15 दिनों के बाद वह अब वापस अपने देश के लिए रवाना हो गया था। इसी क्रम में उसने 9 जनवरी 1399 को मेरठ पर भी आक्रमण कर दिया था। इसके बाद वह हरिद्वार पहुंचा था, जहां पे उसने हिंदुओं की जो सेना थी उन्हें परास्त किया था। शिवालिक पहाड़ियों से गुजरते हुए वह कांगड़ा पर अपने आधिपत्य को कायम कर लिया था। इसके पश्चात उसने जम्मू पर चढ़ाई कर दी थी और यहाँ भी कत्लेआम और लूटपाट को अंजाम दिया था। 19 मार्च 1399 को तैमूर सिंधु नदी पार कर भारत से वापस अपने देश लौट गया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तैमूर के आक्रमण के प्रभावों की, कि आखिर में तैमूर का जो आक्रमण हुआ था उसके पीछे कारण रहे थे कि तैमूर ने क्यों भारत पर आक्रमण किया। उसी प्रकार से हमें यह भी देखने को मिलता है कि भारत पर तैमूर का आक्रमण जो रहा था वो भले ही लूटपाट के उद्देश्य से किया हो, परंतु उसका प्रभाव जो है वह आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। यहाँ पे सबसे पहला हम कह सकते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण परिणाम रहा था तैमूर आक्रमण का, वह यह रहा था कि तुगलक वंश का जो पतन है वह इसके पश्चात प्रारंभ हो गया था। दिल्ली सल्तनत अब दिल्ली एवं आसपास के प्रांतों तक ही सिमट कर रह गया था। तुगलक वंश का शासक भागकर गुजरात चला गया था और इसी के बाद हम देखते हैं कि
तुगलक वंश जो है उसका यहाँ पे हमें समाप्ति देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्योंकि 1413 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी और इसी समय तुगलक वंश का भी अंत हो गया, सैयद वंश के स्थापना का मार्ग जो है इसने प्रशस्त किया था। महमूद की मृत्यु के पश्चात खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और 28 मई 1419 को स्वयं को वह दिल्ली का सुल्तान घोषित कर सैयद वंश की नींव डाली थी। भारतीय कला को भी बहुत अधिक नुकसान हुआ था इसके वजह से, क्योंकि तैमूर आक्रमण से भारत को बहुत अधिक धन की क्षति भी हुई थी। दिल्ली, भटनेर, दीपालपुर, मेरठ और हरिद्वार में कई स्मारकों को ध्वस्त किया गया था। तो यहाँ पे हम यह दे सकते हैं कि जो कला के क्षेत्र में भी यहाँ पे काफी नुकसान भारत को तैमूर आक्रमण के वजह से झेलना पड़ा था। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं प्रभावों की तैमूर आक्रमण का, तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि मध्य एशिया में भारतीय कला का प्रसार जो है वह हो पाया था। वह इसलिए क्योंकि वह अपने साथ कई शिल्पकारों को भी मध्य एशिया ले गया था तथा समरकंद में उसने कई भवनों एवं मस्जिदों का निर्माण करवाया था। क्योंकि भारत से शिल्पकार गए थे तो कहीं ना कहीं भारतीय जो कला शैली है उसका प्रभाव वहाँ के वास्तुकला में भी हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो बहुत अधिक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण परिणाम रहा था तैमूर आक्रमण का, वह हिंदू मुस्लिम संबंध का भी रहा था, क्योंकि इनमें बहुत अधिक दूरियां बढ़ाने वाला यह रहा था। हिंदुओं की हत्या की गई थी, मंदिरों एवं मूर्तियों को तुड़वाया गया था। तो एक प्रकार से यह उस समय के समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो संबंध थे उनको खराब करने का कार्य किया था। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है परिणाम वह यह है कि धन की हानि हुआ था, क्योंकि जैसा मैंने पूरा अपने वीडियो में ये चर्चा की कि लगातार वह धन की भी लूटमार कर रहा था तथा लोगों की हत्या भी कर रही थी। तो यहाँ पे ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि धन की हानि सर्वाधिक हुई थी और ये सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से तैमूर आक्रमण का रहा था। नेक्स्ट जो परिणाम रहा था मैं एक एक करके आप लोगों से सिर्फ यहाँ पे एक चर्चा करना चाहूंगी इसकी, कि जो दिल्ली है क्योंकि लगातार 5 दिनों तक उसको लूटा गया था तो दिल्ली की बिल्कुल दुर्दशा हो गई थी। अन्न भंडारों को भी क्योंकि लूटा गया था, हर प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो वस्तु थे जिसकी आवश्यकता होती है आम जीवन में उसकी भी जो पूर्ति होती है वह भी नहीं की जा पा रही थी, जिस वजह से अकाल एवं महामारी से दिल्ली में कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। लगातार तैमूर क्योंकि आक्रमण करता रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में, तो इस वजह से जिस समय जहां पे खेती हो रही थी वह यह बिल्कुल नहीं देखता था कि फसल जो है उसको बर्बाद नहीं करना है, वो फसल को रौंदते हुए वहां से निकल जाता था, जिस वजह से बहुत सारा जो खेती उस समय हो रहा था या जो फसल उपजाए जा रहे थे उसमें भी हमें देखते हैं कि उसको नष्ट किया गया था। स्पेशली यह सिंध से दिल्ली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम लोगों को सबसे अधिक फसल की बर्बादी देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करते हैं कि हिंदू साम्राज्य के विषय में, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तुगलक वंश के पतन के साथ ही दक्षिण भारत में जो विजयनगर के साम्राज्य की जो शक्ति थी उसमें और अधिक बढ़ोतरी हुई थी और वह स्वतंत्र भी हो गया था। साथ ही साथ जो दिल्ली सल्तनत है उसमें भी हम कह सकते हैं उसका पतन का जो रास्ता है वह प्रशस्त हो गया था, क्योंकि तैमूर का जो आक्रमण रहा था वह इतना शक्तिशाली रहा था या इतना प्रभावित करने वाला रहा था कि जो वहां का धन संपदा रहा था वो अपने साथ लूट करके ले गया था। इसके बाद अन्य जितने भी राजवंश रहे थे या जो शासक रहे थे वो बहुत कमजोर थे, इस वजह से दिल्ली सल्तनत को कभी भी संभलने का मौका मिला ही नहीं। और क्योंकि उस समय भारत जो है अपनी धन संपदा भी बहुत अधिक खो चुका था, लगातार राजवंशों का परिवर्तन होना, अयोग्य शासकों का होना, यह एक रास्ता खोला था बाबर के आगमन का भारत में, जिसके बाद हम जानते हैं कि बाबर के आगमन के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत भी हो गया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हो पाई थी। इस प्रकार से हम यहाँ पे यह देखते हैं कि तैमूर का जो आक्रमण रहा था उसका प्रभाव बहुत दूरगामी रहा था। भारत पे आक्रमण तैमूर का जो हुआ था सिर्फ नरसंहार का नहीं रहा था, लूट मार का नहीं रहा था, उसने भारत के प्रशासनिक तंत्र को भी कमजोर बनाने का काम किया था, केंद्रीय शक्ति को भी दुर्बल बनाने का कार्य किया था। तुगलक वंश की इसके बाद में समाप्ति हुई थी जिसने सैयद वंश के स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि सैयद वंश और लोदी वंश के जो शासक रहे थे, सिर्फ सिकंदर लोदी को छोड़ के कोई भी अन्य ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं रहा था कि भारत में अपने शासन को बनाए रख सके, और इसके पश्चात ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हो पाई थी। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं
तैमूर आक्रमण के विषय में तो यहाँ अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि तैमूर ने पंजाब के शासक खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के प्रदेशों में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था और यहीं से सैयद वंश का जो है मार्ग के स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। यद्यपि भारत में अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है, किंतु तैमूर ने भारतवर्ष में जो नरसंहार और लूट मार को अंजाम दिया था, उतनी अधिक हानि भारत को इससे पूर्व कभी भी नहीं देखने को मिली थी। भारत से लौटकर तैमूर ने अनातोलिया पर आक्रमण किया था तथा अंगूरा के युद्ध में ऑटोमन तुर्कों को युद्ध में शिकस्त भी दी थी। तैमूर 1405 में जब चीन पर आक्रमण करने की सोच रहा था, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तैमूर जो है वह भारत पर ही आक्रमण कर साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था या लूट मार मचाना चाह रहा था, बल्कि इसके पश्चात भी हम देखते हैं कि जब वो भारत से लौटा, उसने अनातोलिया पर भी आक्रमण किया था तथा अंगूरा के युद्ध में उसने ऑटोमन के जो तुर्क थे उनको भी युद्ध में शिकस्त की दी थी। साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि उसने 1405 में चीन पर भी आक्रमण करने का सोच रहा था। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी रहा था तैमूर और धन संपदा को अधिक से अधिक वह अर्जित करना चाह रहा था। तैमूर के आक्रमण को भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वह सिर्फ इसलिए नहीं कि वह बहुत ही शक्तिशाली